The Stationery Shop of Tehran, Chapter 4, 1953। किताबों, फाउंटेन पेनों और स्याही की बोतलों से भरी उस दुकान में धूल भरी ठंडी जगह में उनकी मुलाकातें जारी रहीं। अवांछित लड़के हर गली के कोने पर दिखाई देते थे, लेकिन जिससे रोया को वास्तव में प्रेरणा मिलती थी, वह केवल मंगलवार की दोपहर को स्टेशनरी की दुकान पर ही मिलता था। वह उससे सादी की गोलिस्तान कविताओं के बारे में उसकी राय जैसी बातें पूछता था। रोया अपने ही दृढ़ उत्तर पर आश्चर्यचकित थी। उसकी आवाज उम्मीद से कहीं अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और मजबूत निकली। जल्द ही उसे यकीन हो गया कि वह अब तक मिले सबसे लड़कों में सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर भी था। वह एक कार्यकर्ता थे। उन्होंने बताया कि वह तेहरान विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों के हाई स्कूल में मेसादेग समर्थक लेख बांटते थे। वह पूरे शहर में नेशनल फ्रंट के समाचार पत्र और पर्चे वितरित करते थे। उन्हें यह राजनीतिक सामग्री कहाँ से मिलती थी? श्री फखरी से। अपने काउंटर के पीछे वाले स्टोर रूम में श्री फखरी के पास जाहिर तौर पर बहुत सारा संग्रह था। खतरनाक राजनीतिक सामग्री। बहमन ने जब पहली बार रोया को यह बताया तो वह घबरा गई। उसे वह दिन याद आया जब पुलिस जलज को स्कूल में पकड़ने आई थी। कैसे लालेह पानी के प्रचंड बहाव से बचने के लिए वह हवा में उछली थी। कैसे वह पानी के कुंड में जाकर गिरी थी। पुलिस आसानी से बहमन को भी निशाना बना सकती थी और उस पर साह विरोधी प्रचार करने का आरोप लगा सकती थी। वे उसे गिरफ्तार कर सकते थे। बहमन ने उससे चिंता न करने को कहा। राजनीतिक गुटों के बीच दरारें बढ़ती गई। रैलियों में हिंसा बढ़ गई। शायद बाबा से भी अधिक जोश के साथ उन्होंने कहा। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गोली मार दी, उनका पीछा किया और गोलियों की बौछार करते हुए उन्हें एक गली में घेर लिया। लेकिन रोया और बहमन की सुरक्षा का डर तो था ही, फिर भी उनके उद्देश्य की प्रशंसा किए बिना रहना असंभव था। वे प्रधानमंत्री की नीतियों में पूरी तरह विश्वास करते थे, शायद बाबा से भी कहीं अधिक जोर के साथ। उन्होंने कहा कि हालात बदल रहे हैं। ईरान का भविष्य उज्जवल था और प्रधानमंत्री उन्हें वह सब कुछ देने वाले थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। बस कुछ लोग मेसादेह को रोकना चाहते थे और बहमन उन्हें प्रधानमंत्री के रास्ते में बाधा नहीं बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। बहमन की बातों के बीच रोया किताबों से भरी अलमारियों को टेक लगाकर बैठी रही। उसकी पीठ कविता और राजनीति की किताबों के जिल्दों में धसी हुई थी। अगर वह प्रतिनिधित्व, कर और व्यापार के बारे में बहुत देर तक बोलता रहता, तो रोया बस उसकी आंखों में खो जाती, मानो खोई हुई हो। लेकिन एक सुखद एहसास के साथ श्री फखरी पृष्ठभूमि में गुम हो गए और पीछे भंडार गृह में बार बार जाने की जरूरत जताते रहे। अक्सर वे अकेले रह जाते थे, लेकिन दूसरे ग्राहक के आने का खतरा हमेशा बना रहता था। और अक्सर वे तभी आते थे, चश्मा पहने बूढ़े आदमी, जिनके पास नई स्टेशनरी की वस्तुओं की सूची होती थी, जिन्हें उन्हें खरीदना होता था। एक युवा कम्युनिस्ट छात्र जो मार्क्स के और पर्चे मांगते थे, या मेसादेह समर्थन प्रदर्शनकारी जो दर्शन और लोकतंत्र की और किताबें मांगते थे। मेसादेह के समर्थकों ने बहमन को पहचान लिया और एकजुटता का संदेश देते हुए सिर हिलाया। एक ऐसी नज़र जिससे पता चलता था कि वे इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों की सराहना करते हैं। जब वह उसके कानों में फुसफुसाया, उसका शरीर उसके शरीर के करीब था। जब भी वे अकेले होते, उनका हाथ फिर से उनके हाथों को छूने की हिम्मत करता, तो वह किताबों के पन्नों में सिमट जाती। देखते ही देखते उसे और कहीं रहने की इच्छा नहीं थी। रोया विदेशी अनुवादों के गलियारों में उपन्यासों को देख रही थी और इंतजार कर रही थी। दरवाजा धड़ाम से खुला। वह वहीं था, सफेद कमीज, खाकी पैंट, लाल गाल, हवा से बिखरे बाल
हाँफता हुआ। उसने दुकान के चारों ओर नज़र दौड़ाई। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। हेलो बहमन जान, श्री फकरी ने काउंटर के पीछे से कहा। आप कैसे हैं श्री फकरी? बहमन ने रोया से अपनी निगाहें नहीं हटाई। जब बहमन और रोया ने एक दूसरे को घूरना शुरू किया, तो श्री फकरी अकड़ गए। एक पल के लिए रोया को लगा कि वह सचमुच उन्हें डांट देंगे, लेकिन फिर उन्होंने आह भरी और कहा, उसे सामान की सूची देखनी है। बोलते समय उनकी आवाज़ अजीब सी थी। उसने उससे पीछे वाले गोदाम की ओर जाते हुए सुना। चेतोरी, कैसी हो? बहमन ने उससे फारसी में अंतरंग बातचीत के लिए प्रयुक्त किया गया कॉल से पूछा। उसने औपचारिक तुम का प्रयोग नहीं किया था। रोया ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। मैं ठीक हूँ। वह झुककर वापस शेल्फ में रखने लगी। अब वह सीधी हुई तो वह उसके बगल में खड़ा था। उसने अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया और वह मूर्ति की तरह जम गई। आओ, उसने कहा। उसकी बाह मजबूत और दृढ़ थी। उसने धीरे से कहा, यह बहुत सुंदर है। हमें किसी दिन बाहर जाना चाहिए। उसने दबी आवाज में थोड़ा विरोध जताया, लेकिन उसे सड़क की तेज रोशनी में बाहर ले जाने की अनुमति दे दी। वह सही था। वह एक शानदार दिन था। शहर वसंत की हरियाली से भरा था और हर तरह के फूल खिले हुए थे। रोया दुनिया की इस खूबसूरती को देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सार्वजनिक रूप से बाहर जा रहे हैं। उनकी सगाई या शादी नहीं हुई थी और उसने बहमन के बारे में अपने माता पिता को ज्यादा कुछ नहीं बताया था। बस इतना कि स्टेशनरी शॉप में एक मेहनती लड़के से मिली थी जो एक अच्छे परिवार से था और प्रधानमंत्री के काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वह जानती थी कि यह आखिरी जानकारी बाबा को प्रभावित करेगी। हालांकि उसने जारी को बहुत कुछ बताया था, जिसमें उनकी पहली मंगलवार दोपहर की मुलाकात का ब्यौरा भी शामिल था। और बाद में जब उसने पहली बार उससे बात की कि शादी की कविता के आगे क्या है और पूछा, तो उसने आग शब्द का जिक्र किया। जारी उत्सुक थी, लेकिन संशय में भी थी। उसने कहा, राजनीतिक रूप से सक्रिय लड़कों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बेवकूफ परिवार कितना अमीर था। वह प्रधानमंत्री के प्रति आसक्त एक नासमझ आदर्शवादी जैसा लगता था, मानो शाह के अलावा ईरान की राजनीति कोई और बदल सकता हो। और रोया को समझदार हो जाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अगर उसे किसी आदमी को अपना बनाना ही है, तो कम से कम किसी बेहतर आदमी को ही क्यों ना अपना जाल बिछाना चाहिए। फिर भी वह यह जानती थी कि रोया को उससे प्यार कैसे हो गया। बहमन, धीरे चलो। वह इतनी तेज चल रहा था कि उसके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ना पड़ता था। वह रुक गया। मुझे माफ करना। बिल्कुल। जब वह दोबारा चलने लगा तो उसकी गति धीमी थी और जल्द ही उनके कदम एक साथ तालमेल में आ गए। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, मतलब नहीं। मैं अपनी बहन को क्या बताऊंगी? मेरे पिता? बहमन मुस्कुराया। तुम सबको बता दो कि तुम अपने प्रेमी के साथ टहलने गई थी। उसने उसका हाथ हल्के से दबाया। वह शायद फट पड़े। उसका दिल फट सकता था। उसे उसका हाथ अपने हाथों में थामना अच्छा लगता था और उसके शब्द भी। उसका प्रेमी। जैसे ही वे मोड़ से मुड़कर शहर के मुख्य चौक में से एक में प्रवेश किए, चारों ओर चीख पुकार गूंज उठी। एक और रैली, एक और राजनीतिक प्रदर्शन, जहां लोग चीख चिल्ला रहे थे। चौक के सामने बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। लोग मृतदेह के समर्थन में नारे लगा रहे थे और एक मेगाफोन जोर से बज रहा था। बहमन के हाथों में रोया का हाथ ढीला पड़ गया और उसके कान में खून की धड़कन तेज हो गई। उसकी प्रतिक्रिया शोरगुल से भरी भीड़ से बचने के लिए भागने की थी। बहमन, चलो यहाँ से चलते हैं।
क्या आप यह नहीं देखना चाहती कि क्या हो रहा है? नहीं, यह खतरनाक है। हम ठीक रहेंगे। जारी का कहना है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर नजर रखती है। उन्होंने भीड़ में जासूस तैनात कर रखे हैं। डरो मत। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे भीड़ से दूर नहीं, बल्कि सीधे उस जगह ले गया जहां सब कुछ हो रहा था। चौक में या मार्ग या मेसा देख के नारे गूंज रहे थे। मुझे मेसा देख दो या मुझे मौत दो। उसका शरीर तन गया। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था। तभी बहमन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यही सही तरीका है। इसी तरह हम लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। हम चुपचाप घर पर बैठकर राजा और विदेशी कंपनियों को और अधिक नियंत्रण हासिल करने नहीं दे सकते। यही हमें अपनी बात मनवानी होगी। वह उसे अंदर खींच लाया और लोगों की कतारों के बीच गुजरते हुए बैरिकेड्स के पास सबसे आगे ले गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, रोया यह देखकर हैरान रह गई कि कितने सारे लोग बहमन को पहचानते थे। सबने उसके लिए रास्ता बना दिया। एक दो युवा प्रदर्शनकारियों ने उसकी पीठ थपथपाई और एक बुजुर्ग सज्जन ने आंख मारी। हवा में एक बिजली सी दौड़ रही थी, एक अपनापन और एक मकसद का एहसास। उसके बिना वह कभी ऐसी जगह नहीं आ पाती। वह बहुत शर्मीली और डरी हुई होती। शायद बहमन सही था। शायद उसे चिंता करना छोड़ देना चाहिए और खुद को सुनने और बोलने की इजाजत देनी चाहिए। क्या यह मुमकिन भी था? बहमन ने इसे मुमकिन कर दिखाया। संभव लग रहा था। यह अपने पूरे रंग में था। वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था, उत्साहित था। बहमन ने कहा, हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट मेसादेक और उनकी ताकत के खिलाफ है। मेरा मतलब है तुम और मैं, हम दुनिया जीत सकते हैं। भीड़ में उसके साथ खड़े होकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि भविष्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और असीमित है। वह बैरिकेड से सटकर खड़ी हो गई और नारों में शामिल हो गई। वहां होने से उसे एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हो रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में एक उमंग, एक उम्मीद, एक अनुभूति हो रही थी। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, वह और जोर से चिल्लाने लगी। सूरज की गर्मी से उसका चेहरा झुलस रहा था और मुट्ठी हवा में लहराते हुए उसकी चोटियां उसकी छाती से टकरा रही थी। पसीना उसकी पीठ से बहकर पीटर पैन कॉलर को पूरी तरह भिगो रहा था। वह बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। क्यों? बैमन सही कह रहा था। इनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उन सभी को लड़ना था, विरोध करना था, मोर्चा करना था। हमें यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता था कि तुम देखो, महसूस करो कि यहाँ कैसा लगता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम सोचो कि तुम्हें इससे डरना चाहिए। यहाँ बस लोग हैं, हमारे जैसे लोग। यही तो हमारे पास है, तुम्हें पता है ना। वह आवाज तलवार की सरसराहट जैसी थी। आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में जब उसने उस आवाज को बार बार सुना, तो उसे महसूस हुआ कि उसने एक हल्की सी खड़खड़ाहट भी सुनी, जैसे किसी टूटी हुई घंटी की आवाज। अचानक बहमन झुक गया। वह हाँफने लगा, लेकिन वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वह उसके ऊपर झुक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उनके पीछे 3 आदमी मुस्कुरा रहे थे। उन सभी के काली पैंट, सफेद कमीज और गहरे रंग की टोपी पहन रखी थी। बीच वाले आदमी के हाथ में एक नुकीली चेन से सजी हुई लाठी थी। बहमन लगातार हाँफ रहा था। उसकी गर्दन के पीछे एक बड़ा घाव खून बहने लगा। क्या वे तीनों आदमी हर समय उसके पीछे ही थे, या वे भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए बहमन तक पहुंचे थे? जैसे ही उस आदमी की लाठी के अंत में लगी चेन से खून टपक रहा था, बहमन खांसने लगा। रोया ने मानो अनंत काल तक उसकी पीठ सहलाई और उसका नाम पुकारा, और फिर आखिरकार बहुत कोशिश के बाद बहमन सीधा खड़ा हुआ। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया था। उसके कॉलर और कमीज के ऊपरी हिस्से पर गुलाबी रंग का धब्बा फैल गया था।
बस एक छोटी-सी चेतावनी। श्रीमान असलान, लाठी की माला लिए हुए व्यक्ति ने कहा, इतनी बकवास मत फैलाइए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। रोया उस पर झपटना चाहती थी। वह पुलिस को बुलाना चाहती थी, चिल्लाकर उन आदमियों को गिरफ्तार करने, हथकड़ी लगाने और घसीट कर ले जाने की मांग करना चाहती थी। बहमन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। उसने अपने खून को देखा। उसका वह भाग भीगा हुआ था, मानो और किसी का हो। फिर उसने अपने साफ हाथ से रोया का हाथ पकड़ा, बिना कुछ कहे। वह उन तीनों आदमियों को धक्का देकर भीड़ से बाहर निकल गया। वे प्रदर्शन से दूर, चौक से दूर, सड़क पर चल पड़े। जब वे सुरक्षित रूप से एक शांत गली में पहुंच गए, तो बहमन रुक गया। क्या तुम ठीक हो रोया जून? क्या तुम ठीक हो? बहमन, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें मुझे वहां नहीं ले जाना चाहिए था। खून से सनी अपनी कमीज उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। खून उसकी गर्दन से टपक रहा था। मैं आपके साथ अस्पताल चलूंगा। नहीं, मुझे आपको छोड़ने दीजिए। उन्होंने तुम्हें काट दिया है। तुम्हें टाँके लगवाने पड़ेंगे। हमें पुलिस को बताना होगा। बहमन की आंखों में आंसू भर आए। वे पुलिस हैं। क्या? वे शाह के लिए काम करते हैं। खैर, मैं सच कहूँ तो मुझे समझ आता है, और तुम्हें भी। नमस्कार खानूम, मेरे व्यवहार के लिए क्षमा करें। उसने रोया के सम्मान में अपनी टोपी उतारी। मैं जहांगीर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। जहांगीर ने महंगी दिखने वाली फैशनेबल हरी बनियान और बेज रंग की कमीज पहनी हुई थी। उसकी मूछें पॉलिश की हुई थी। वे किसी रैली के लिए नहीं, बल्कि किसी भव्य समारोह के लिए तैयार हुए थे। मैं रोया हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने धीरे से कहा। जहांगीर ने अपनी टोपी को फिर से छुआ। रोया ने कभी भी आपसे मुलाकात नहीं की थी। क्या तुम ठीक रहोगी रोया खानोम, अकेले? मुझे इस लड़के को डॉक्टर के पास ले जाना है। इसकी हालत बहुत खराब है। मुझे यकीन है कि तुम भी सहमत हो। जहांगीर ने बहमन की बाह को छुआ, अपनी कमीज के ऊपर लगे खून से बचते हुए। उसने एक टखने से दूसरे के ऊपर रखा, जैसे किसी तस्वीर के लिए पोज हो। मैं अस्पताल आऊंगी, रोया ने कहा। अस्पताल के बारे में किसने कहा? मैं उसे अपने पिताजी के क्लिनिक ले जा रहा हूँ। ओह, लेकिन मैं कर सकता हूँ रोया जून। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आज के लिए मैंने तुम्हें काफी नुकसान पहुंचा दिया है, बहमन ने कहा। जी हाँ, आप चिंता ना करें। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा रखता हूँ। जहांगीर मुस्कुराया। उसके दांत किसी फिल्म स्टार जैसे लग रहे थे। रोया को अजीब और असहज महसूस हुआ, क्योंकि वह अपने दो भरोसेमंद और अच्छे दोस्तों के साथ खड़ी थी। हाँ, ठीक है। हम पहले आपको घर छोड़ देंगे, बहमन ने कहा। तुम्हें एंटीसेप्टिक की जरूरत है मेरे दोस्त, जहांगीर ने तनाव भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें खून बह रहा है। चलो चलते हैं, कहीं संक्रमण न फैल जाए। बहमन ने कहा, हमें रोया को घर लाना होगा। मुझे उसे प्रदर्शन में नहीं ले जाना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना बहमन। जहांगीर ने रोया को सलाम किया। बहमन ने दर्द के बावजूद सिर हिलाया, और रोया अपने माता पिता के घर की दिशा में चल पड़ी। चलते चलते उसके दिमाग में प्रदर्शन का पूरा दृश्य घूम रहा था। बहमन के लिए पलटवार करना, बदला लेना जायज था। वह उस आदमी को पकड़ लेता जिसने उस पर हमला किया था, उसे पीटता, तो कोई उसे दोष नहीं देता। उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार था, लेकिन जाहिर है उसने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि इससे मामला और बिगड़ जाएगा, और उसे उसकी चिंता भी थी। वह बस उसे निकालना चाहता था। उसे बस सुरक्षित घर पहुंचा दो। दुनिया बदलने वाला वह लड़का अपनी शालीनता से उसे आश्चर्यचकित करता रहा। उसे उसके घाव की चिंता थी, उसे खून और संभावित संक्रमण की चिंता थी, उसे ऐसे देश की चिंता थी जहां सरकारी गुंडे किसी भी किशोर पर हमला कर सकते हैं। थैंक यू।